हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम कोस्ट अकाउंटिंग यूनिट 3 पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में आपको मैंने सारे रीअपॉर्चमेंट मेथड सिखा दिए थे, तो आज हम बस लास्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड फाइनल स्टेप होता है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का। सारा काम करने के बाद लास्ट में क्या होता है कि जो भी टोटल अमाउंट आया होता है उसको हम एक्चुअल यूनिट जो प्रोड्यूस करी है उसमें चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके दो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करते हैं एंड देन इस रेट को कॉस्ट यूनिट पे अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट। इसमें क्या होता है कि ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाता है ऑन अ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इन प्रोड्यूसिंग इट। मतलब जिस यूनिट ने जितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम करा है अपने प्रोडक्शन में, ओवरहेड भी उसी बेसिस पे एब्जॉर्ब किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री की ओवरहेड मान लो थी 40,000, ठीक है, और हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो है 2 लाख। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे 2 लाख से एंड मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि परसेंटेज में आंसर आए। तो परसेंटेज में आंसर आएगा 20%। इतना रेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो कोई एक यूनिट है, उसको प्रोड्यूस करने में, यूनिट समझ लो, कोई प्रोडक्ट समझ लो, उसको प्रोड्यूस करने में 5,000 का मटेरियल यूज़ हुआ है। तो इस 5,000 के मटेरियल की कॉस्ट से हम 20% की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आ जाएगा 1000। मतलब 1000 ऑफ द टोटल ओवरहेड ये वाली यूनिट में हम ऐड कर देंगे एज एन ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब 1000 ऑफ एन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब बाय दिस यूनिट। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट मेथड आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज रेट। इसमें क्या होता है, ओवरहेड को लेबर कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है उससे रिलेट करा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100। फॉर एन एग्जांपल, फैक्ट्री ओवरहेड है 40,000, डायरेक्ट लेबर है 50,000। तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे 50,000 से इंटू 100। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 80%। अब मान लो कोई एक यूनिट है, ये कोई एक प्रोडक्ट है, उसको प्रोड्यूस करने में जो लेबर कॉस्ट आई है वो 500 रुपये की आई है। तो इस 500 का हम 80% से करेंगे मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द आंसर 400। मतलब ये 400 रुपये जो हैं वो एब्जॉर्ब करे जाएंगे इस यूनिट से। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। चलते हैं तीसरे मेथड पे। ये जो मेथड है ना, ये मटेरियल और लेबर दोनों को फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेट करता है। इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट परसेंटेज रेट। अब मैंने आपको पहले ना सबसे पहली यूनिट में बताई थी कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो होती है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर करना होता है। ठीक है, अब मान लो हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 40,000 का और हमारी जो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होके आई है दैट इज 2 लाख। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड वी विल गेट द आंसर 20%। अब कोई अगर जॉब है जिसकी टोटल प्राइम कॉस्ट आ रही है 5,000, तो उसकी हम 20% से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे एंड दिस विल बी द अमाउंट जो उस यूनिट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा या उस जॉब के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड, दैट इज डायरेक्ट लेबर आर रेट। ये ना रेट पर आर को यूज़ करता है, ना कि परसेंटेज रेट को। ठीक है, इसको कैलकुलेट करा जाता है टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आर से फॉर अ पीरियड। तो फॉर्मूला क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल आर, टोटल लेबर आर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है कि फैक्ट्री ओवरहेड तो सेम है 40,000, टोटल लेबर आर कितने हैं 1000। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड को टोटल लेबर आर से करेंगे डिवाइड और हमारा रेट पर आर आ जाएगा। अब अगर कोई जॉब है जिसको कंप्लीट होने में 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो कितना ओवरहेड उस पर चार्ज होगा, हम इस 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर आर से और 40 रुपये उस जॉब पे चार्ज हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होती है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड। तो जो भी लोगों का ध्यान इधर उधर था, जो भी लेट के वीडियो देख रहे थे, खड़े हो जाओ। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो खड़े हो जाओ, फटाफट अपना कैलकुलेटर निकालो, अपनी कॉपी लो, पेन लो और मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करना इस क्वेश्चन की। क्यों? क्योंकि देखो मशीन आर रेट के जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में यही वाला मेथड रिपीटेटिवली पूछा जाता है।
अब देखो इसको ध्यान से समझना। मशीन आवर रेट ना ओवरहेड कॉस्ट है ऑफ रनिंग अ स्पेसिफिक मशीन फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे एक स्पेसिफिक मशीन को चलाने का जो कॉस्ट आती है ना, जो ओवरहेड कॉस्ट आती है, दैट इज मशीन आवर रेट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ओवरहेड को डिवाइड कर देते हैं वर्किंग आवर ऑफ द मशीन, टोटल वर्किंग आवर ऑफ द मशीन। और ये जो मशीन आवर होती है ना, इसकी जो एक्सपेंस होती है, मशीन से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंस होती है, उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। एक तो स्टैंडिंग या फिर फिक्स चार्जेस कह लो इसको, एंड दूसरा इज वेरिएबल या फिर रनिंग चार्जेस कह लो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर। अब इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत रेयरली एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, टोटल ओवरहेड कितना था? 50,000। टोटल मशीन आवर कितने थे? 10,000। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 रुपीज़। ठीक है, अब मान लो कोई एक जॉब थी, उसको कंप्लीट करने में 20 मशीन आवर लगते थे, रेट कितना है? 5। तो हम 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, टोटल ओवरहेड आ गया हमारा 100। ये तो हो गया वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सो यहाँ पे है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इन्फॉर्मेशन क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन यूज्ड परचेज इन जून 2023 इज 10,000. The estimated life is 10 year. The estimated scrap value at the end of life is 1,000. And the estimating working time per year, एक साल का जो working time है that is 50 week of 44 hours is 2,200 hours, of which machine maintenance etc is estimated to take up 200 hours. डेटा क्या दे रखा है कि एक मशीन की पूरी वैल्यू दे रखी है 10,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, लाइफ दे रखी है, और टोटल कितने घंटे वो एक साल में काम करती है वो दे रखा है। ठीक है, एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम क्या है? पर ईयर का। उसमें ये भी बता रखा है कि मशीन मेंटेनेंस की जो टाइम है ना दैट इज 200 आवर्स। इतना समझ आया? उसके बाद यहाँ दिया है कि सेटिंग अप टाइम ऑफ मशीन इज 100 आवर। मशीन को सेटअप करने में जो टाइम लगता है वो कितना है? 100 आवर। उसके बाद लिखा है कि मशीन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन। कितनी यूज़ करती है? 16 यूनिट पर आवर, 16 यूनिट यूज़ करती है 1 घंटे में, एट द कॉस्ट ऑफ 20 पैसा पर यूनिट, और हर यूनिट पे 0.20 रुपीज़ लगते हैं। कोई भी करंट जो है वो मेंटेनेंस या सेटअप टाइम के टाइम पे नहीं यूज़ करता। मतलब यहाँ पे मैंने ऊपर जो आपको बताया था कि 200 आवर्स जो है वो मेंटेनेंस के हैं और 100 आवर्स जो है वो सेटअप टाइम के हैं। इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती, ये बात कही गई है। फिर कहा है कि मशीन रिक्वायर अ केमिकल सॉल्यूशन विच इज रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज़ ईच टाइम। मशीन ना एक केमिकल यूज़ करती है और उस केमिकल को रिप्लेस करना पड़ता है हर एक वीक के एंड पे, और एक बार रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या आती है? 20 रुपये। ठीक है, अब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है मेंटेनेंस की पर ईयर मशीन की दैट इज 1,200। अब इसमें आगे बोला है कि 2 अटेंडेंट है जो कंट्रोल करते हैं मशीन के ऑपरेशन को टुगेदर विद अदर 5 आइडेंटिकल मशीन। इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। मतलब ये जो अटेंडेंट है वो सिर्फ इस मशीन को कंट्रोल नहीं करते, इसके अलावा भी 5 मशीन को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब क्या है? टोटल कितनी मशीन को कंट्रोल करते हैं? तो टोटल 6 मशीन को करते हैं, ये मशीन और इसके अलावा 5 और, टोटल 6 मशीन। और ये जो कंबाइंड वीकली वेजेस उन्हें पे करी जाती है ना, वो पे करा जाता है 120 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क ओवरहेड एलोकेट टू द मशीन फॉर अ ईयर इज अमाउंट 2,000। अब हमें मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है अगर सेटअप टाइम जो है वो अनप्रोडक्टिव है, अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है। देखो, इसे कहते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। वो कहते हैं ना कि एक सवाल ऐसा कर लो, एक क्वेश्चन ऐसा कर लो कि उससे बाहर फिर मतलब कितना ही भारी क्वेश्चन आ जाए तुम आराम से कर सकते हो। ये वो सवाल है कि अगर इससे बड़ी शांति के साथ ढंग से आपने समझ के कर लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन करने के बाद ये समझ लो अरे अब तो सब हो गया। प्रैक्टिस करना इज़ ज़रूरी, वेरी ज़रूरी। ठीक है, चलो अब इसका ना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब देखो, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इफेक्टिव वर्किंग आवर जो है, इफेक्टिव मशीन आवर जो है, ठीक है, इफेक्टिव मशीन आवर जो है वो कैलकुलेट करने होंगे। अब इफेक्टिव मशीन आवर कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास 2 केस है। पहला जहाँ पे सेटिंग अप टाइम अनप्रोडक्टिव है और दूसरा जहाँ सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव है। तो सबसे हम पहले पहला पार्ट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि एनुअल वर्किंग आवर कितना है। एनुअल वर्किंग आवर,
एनुअल वर्किंग आवर्स कितने हैं उस मशीन के। तो देखो क्वेश्चन के सबसे स्टार्टिंग में यहाँ क्या लिखा है कि द एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम फॉर द ईयर, पर ईयर जो एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम है दैट इज 50 वीक 44 आवर्स, जो कि टोटल कितना दे रखा है 2200। तो हमें एनुअल वर्किंग आवर जो है वो मशीन के दे रखा है दैट इज 2200। अब इसमें से हमें जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको माइनस करना है। अनप्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, एक तो ये मेंटेनेंस वाला, क्योंकि अगर मेंटेनेंस हो रही है तो काम, जो मशीन है वो काम थोड़ी कर रही है, वो उसका प्रोडक्टिव टाइम थोड़ी है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे मेंटेनेंस टाइम। ठीक है, मेंटेनेंस टाइम कितना दे रखा है 200, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसके अलावा क्योंकि हम कर रहे हैं पहला पार्ट जहाँ पे सेटिंग अप टाइम भी हमारा अनप्रोडक्टिव है, तो अब ये जो सेटिंग अप टाइम भी है ना, इसको भी हम माइनस कर देंगे। कितना है 100 आवर, तो इसको भी अब माइनस करते हैं। सेटिंग अप टाइम कितना है 100 आवर। इसको माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ना दैट विल बी इफेक्टिव वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करो और आपके पास आई होप यही आंसर आ रहा होगा जो मेरे पास आ रहा है, दैट इज 1900। तो ये इफेक्टिव वर्किंग आवर है। अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है, हमें मशीन आवर रेट निकालना है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए था इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, क्योंकि हमें डिवाइड करना है। उसके अलावा हमें चाहिए ओवरहेड, तो अब हम ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। कि कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ इस तरीके से टेबल बना लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से टेबल बना के आनी है। क्या करना है, आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पर एनम का, पर आर का, और पहले में लिखना है स्टैंडिंग चार्ज, और फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, जिस हिसाब से आपको लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के, आप ना थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना स्पेस छोड़ना है। फिर स्पेस छोड़ के आपको लिखना है वेरिएबल चार्जेस, और जैसे जैसे आप चार्जेस पढ़ोगे, अगर आपको लिख रहा है कि वो स्टैंडिंग है या फिक्स्ड है तो उसे ऊपर वाले कॉलम में डाल देना, और लग रहा है वेरिएबल है तो नीचे वाले कॉलम में डाल देना। ठीक है, अब हम एक एक करके कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो हमारे पास जो सबसे पहले था दैट इज इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ करी है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये वेरिएबल चार्ज है, क्योंकि ये आर के हिसाब से हो रही है। तो कितनी यूज़ करी है इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। पहले यहाँ पे मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ स्पेस। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ करी है। तो 16 यूनिट यूज़ करी जाती है हर घंटे पे। घंटे कितने कैलकुलेट करे थे हमने 1900। ठीक है, 16 यूनिट कैलकुलेट हो रही है 1900 पे। रेट कितना था 0.20। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना अमाउंट निकालना है, हमें पर आवर निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, अगर मुझे टोटल कैलकुलेट करना होता, मान लो मेरे को पर एनम का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना होगा 16 की मल्टीप्लाई 1900 से करनी होगी और मल्टीप्लाई करना होगा 0.20 से, और मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा 6080। इतनी इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही है 1 साल की। ठीक है, अब अगर मेरे को पर एनम के कॉलम में लिखना है तो मैं इसको बड़े आराम से लिख सकती हूँ। पर एनम के कॉलम में कितना है मेरा इलेक्ट्रिसिटी कितना आ रहा है 6080। और अब मुझे चाहिए पर आवर के कॉलम में। तो पर आवर के कॉलम में क्या करना है मेरे को, इसको डिवाइड कर दूंगी मैं टोटल आवर से, इस अमाउंट को टोटल आवर से डिवाइड कर दूंगी। तो जब आप इसको 1900 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.2। ठीक है, यही आपके पास आंसर आएगा। तो इसी को हम लिख देते हैं, दैट इज 3.2। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी अबाउट द केमिकल, कि केमिकल सॉल्यूशन जो है वो हर वीक रिप्लेस होता है, और एक वीक पे रिप्लेस होने की कॉस्ट आ रही है 20। टोटल वीक कितने हैं क्वेश्चन में 50, देखो यहाँ दे रखे हैं टोटल वीक है 50। ठीक है, हर वीक रिप्लेस होता है और एक वीक की कॉस्ट कितनी है 20। तो अगर मैं टोटल अमाउंट कैलकुलेट करूँ कि कितने केमिकल की टोटल कॉस्ट आ रही है दैट इज 1000। ठीक है, बट मेरे को तो पर आवर भी चाहिए, तो मैं अब इस 1000 को 1900 से कर दूंगी डिवाइड, और मेरे पास जो पर आवर की कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 0.53। तो मैं ये दोनों चीज अपने टेबल में लिख दूंगी। केमिकल टोटल कॉस्ट आ रही है 1000 और पर आवर की कॉस्ट आ रही है 5.3, वो सॉरी 0.53। फिर से लिखती हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, 0.53।
इतना होने के बाद अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर। देखो ये पूरी कॉस्ट दे रखी है पर ईयर की। इसका मतलब क्या है कि हमें ना इस कॉस्ट को पूरा ऐसे इंडिविजुअली वेरिएबल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब ये हमारी ऊपर वाले कॉलम में जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी दे रखी है, पूरे साल की कॉस्ट दे रखी है 1200 रुपये। तो पूरे साल की 1200 रुपये की कॉस्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पर एनम मत लिखना, यहाँ पे बस इतना लिख देना, वरना तुम्हें कैलकुलेशन और हार्ड लगने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मशीनरी टुगेदर। तो देखो अटेंडेंट की हमें कितनी दे रखी है, वीक की सैलरी दे रखी है 120, एक वीक की सैलरी 120, वीक कितने हैं टोटल 50। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल मशीनरी जो ये अटेंडेंट कंट्रोल कर रहे हैं वो 6 कंट्रोल कर रहे हैं। हम तो एक ही मशीन का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें इसे 6 से करना पड़ेगा डिवाइड। जब आप इसे 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1000। ओके, और यहाँ पे आपको देखने में समझ आ रहा होगा बड़े आसानी से कि ये हमारी स्टैंडिंग चार्ज है। कौन सी चार्ज है, स्टैंडिंग चार्ज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेजेस। ठीक है, और गाइस ध्यान रखना ये भी जो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ ना पूरी, यहाँ पे ये नीचे वर्किंग नोट में पूरी करके आनी है। नीचे लिखना है वर्किंग नोट और पूरी की पूरी कैलकुलेशन ढंग से करके आनी है। ये पूरी कैलकुलेशन आपको एग्जाम कॉपी में शो होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि तुमने चीटिंग से नहीं करा है, खुद से करा है। ठीक है, इतना करने के बाद हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिपार्टमेंटल एंड जनरल ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन फॉर द ईयर। जो डिपार्टमेंटल और जनरल ओवरहेड एलोकेट किया है दैट इज 2000। तो इसको भी हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट ओवरहेड कितना है 2000। देखो अब ध्यान से समझना, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मशीन आर रेट, है ना। ये हमारा पर एनम का रेट कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे तो देखो मैंने वेरिएबल चार्जेस के तो मैंने पर आर के रेट कैलकुलेट कर लिए, बट स्टैंडिंग चार्ज के, मैं ये चेंज कर लेती हूँ कलर, बट स्टैंडिंग चार्ज के मैंने सिर्फ पर एनम के रेट कैलकुलेट करे। तो अब आपको आर के रेट निकालने के लिए पता है क्या करना है, आपको इन सारे को टोटल करना है, इन सबका टोटल करो। ठीक है, ये पूरे का आप टोटल करो और इस टोटल को आप डिवाइड कर दो टोटल आर से। तो अब इफेक्टिव मशीन आर रेट कैलकुलेट करने के बाद ये फर्स्ट पार्ट का, अब हमें क्या करना है, हमें ना टेबल बनानी है। कुछ इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, ये पूरी टेबल है। ठीक है, मैंने 2 पार्ट में बनाई है, बट आपको ये पूरी इसी तरीके से बनानी है। स्टार्टिंग में लिखना है स्टैंडिंग चार्जेस, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ना है और उसके बाद नीचे लिखना है वेरिएबल चार्जेस। ठीक है, 2 कॉलम बनेंगे, एक पर एनम का, एक पर आर का। ठीक है, अब मैं आपको ना इसमें भी 2 मेथड बताऊंगी। हमें अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमें मशीन आर पर मशीन रेट पर आर निकालना है। तो अल्टीमेट कैलकुलेशन जो आनी चाहिए ना वो पर आर के हिसाब से आनी चाहिए, बट स्टैंडिंग चार्जेस टोटल दिए होते हैं, पर एनम के हिसाब से दिए होते हैं। तो हम यहाँ पे पर एनम का कॉलम बना के भी चल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी रहे। अब हम एक एक करके अपनी सारी चीज़ों को देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पे लिख रहा है कि मशीन जो है वो 16 यूनिट हर घंटे यूज़ करती है और टोटल इफेक्टिव आवर्स हमने कितने निकाले हैं 1900। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो कॉस्ट है हर घंटे की वो कितनी है, हर घंटे की जो कॉस्ट है, एक मिनट, हर घंटे की जो कॉस्ट है वो है 0.20। अब हमें क्या करना है, हम मशीन जो है वो हमारी क्या है वेरिएबल चार्जेस है, क्योंकि वो हर घंटे के हिसाब से चेंज हो रही है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पर एनम वाले कॉलम में कुछ नहीं लिख रहे हैं। आप चाहो तो पर एनम वाले कॉलम में भी क्या लिख सकते हो, ये जो अमाउंट आपने कैलकुलेट करा है 16 इंटू 1900 इंटू 0.20 क्या आएगा अमाउंट 0.800। इस वाले अमाउंट को आप पर एनम वाले कॉलम में लिख सकते हो चाहो तो, वरना आपको क्या करना है कि इस अमाउंट को डिवाइड करना है इफेक्टिव आवर्स से, और आपका जो भी कैलकुलेशन करके अमाउंट आ रहा होगा, ठीक है, उस अमाउंट को आपको यहाँ पर आर वाले कॉलम में लिख देना है। सो जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपका जो अमाउंट आएगा दैट इज 3.20। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका, द मशीन रिक्वायर्ड अ केमिकल सॉल्यूशन। मशीन को एक केमिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत है और वो केमिकल सॉल्यूशन हर वीक चेंज होता है, और एक वीक चेंज होने की कॉस्ट है 20। वीक कितने हैं 50, हर वीक चेंज होता है, एक वीक चेंज होने की कॉस्ट कितनी है 20।
ठीक है। अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1000। या तो आप पर एनम वाले कॉलम में 1000 लिख दो, या फिर इसको अभी तो इफेक्टिव मशीन आवर से डिवाइड कर दो और कैलकुलेट करके आपका जो आंसर आएगा ना दैट विल बी 0.53। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका वही आंसर लिख रही हूँ। ये भी हमारा वेरिएबल चार्ज है केमिकल, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 0.53। अब आगे चलते हैं और बाकी की चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की जो कॉस्ट दे रखी है पर ईयर वो दे रखी है 1200। तो इस ये मेंटेनेंस की कॉस्ट हमें पर आवर निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट को इफेक्टिव आवर से कर देंगे डिवाइड, एंड हमारे पास जो मेंटेनेंस की कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी 0.63। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल चार्ज वाले कॉलम में लिख रही हूँ मेंटेनेंस एंड यहाँ पे लिख रही हूँ 0.63। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मशीन टुगेदर। 2 अटेंडेंट है, ऑपरेशन जो है मशीन का वो कैलकुलेट करते हैं। जो टोटल अमाउंट उन्हें पे किया जाता है दैट इज 120। ठीक है, ये वीकली पे करा जाता है। टोटल वीक कितने हैं 50, वीकली पे करा जाता है। टोटल वीक कितने हैं 50। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये अटेंडेंट टोटल 6 मशीन को कंट्रोल करते हैं, है ना। एक तो हमारी जो इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और दूसरा उसके अलावा 5 अदर, तो टोटल 6 को करते हैं। तो मतलब ये टोटल अमाउंट 6 मशीन का है और हम तो एक मशीन का निकाल रहे हैं, तो इसको करो 6 से डिवाइड। और जब आप इसको 6 से डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 1000। अब ये जो वेजेस है ना ये हमारे स्टैंडिंग वाले कॉलम में जाएंगी। स्टैंडिंग चार्ज मतलब फिक्स चार्जेस। सो वेजेस पर एनम पर ही हम लिख रहे हैं 1000। ठीक है, चाहो तो आप अभी इस 1000 को इफेक्टिव आवर से डिवाइड करके यहाँ पे 0.526 ऐसे करके कुछ अमाउंट आएगा वो आप लिख सकते हो। मैं तो प्रीफर यही करती हूँ कि स्टैंडिंग चार्जेस को मैं टोटल में ही लिखूँ और लास्ट में इसकी कैलकुलेशन करूँ। वो कैसे होगी मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी पहले हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अटेंडेंट होने के बाद आता है डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क ओवरहेड, जिसको एलोकेट किया जाता है टू दिस मशीन फॉर द 2023। कितना अमाउंट एलोकेट किया 2000। अब ये जो डिपार्टमेंट एंड जनरल वर्क ओवरहेड है ना ये भी हमारा स्टैंडिंग चार्ज में आता है, तो इसे लिख देते हैं डिपार्टमेंट ओवरहेड। कितना दे रखा है दैट इज 2000। ठीक है, इतनी चीज़ हमारी हो गई। अब हमारे पास एक चीज़ और बची है दैट इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन और हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहला वाला पॉइंट ही डेप्रीसिएशन का था। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की वो कितनी है 10,000 है। स्क्रैप वैल्यू जो है वो है 1000 और जो लाइफ है दैट इज 10 ईयर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो डेप्रीसिएशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कभी तो डेप्रीसिएशन आंसर कैलकुलेट करते टाइम पे स्टैंडिंग चार्जेस में दे दिया जाता है, कभी वेरिएबल में। इट्स अप टू यू आप कौन से में ले रहे हो। मैं यहाँ पे वेरिएबल में ले रही हूँ। आप जो भी लोगे ना नोट पॉइंट में नीचे लिख के आना अज्यूमिंग डेप्रीसिएशन एज एन फिक्स्ड एक्सपेंस और अ वेरिएबल एक्सपेंस, जो भी आप मान रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल मान रही हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे पर आवर का निकालना है। ये तो पूरे साल का हो गया। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी टोटल इफेक्टिव आवर्स से ताकि मेरा पर आवर का डेप्रीसिएशन आ जाए। सो पर आवर का डेप्रीसिएशन है 0.47। ठीक है, अब इसको मैं अपने वेरिएबल वाले चार्ज कॉलम में लिख देती हूँ। डेप्रीसिएशन दैट इज 0.47। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे वेरिएबल चार्जेस तो ऑलरेडी पर आवर के हिसाब से है लेकिन स्टैंडिंग चार्जेस हमारे पर एनम के हिसाब से हैं। तो हम इस स्टैंडिंग चार्जेस वाले कॉलम का पहले करते हैं टोटल। इसका करो टोटल आ जाएगा 3000। अब इस टोटल को पर आवर के हिसाब से निकालने के लिए इस टोटल को डिवाइड कर दो इफेक्टिव आवर से। मतलब इस टोटल को आप डिवाइड कर दो 1900 से। जब आप इसे डिवाइड कर दोगे 1900 से तो आपके पास आंसर आएगा 1.58। ठीक है, यही आपके पास आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, पर आवर वाले कॉलम का टोटल कर देना है। ये पूरी की पूरी सेम ही टेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1.58 तो हमारा ये आ गया। इसके अलावा ये जो पर आवर के बाकी सारे चार्जेस थे इन सब का हम टोटल कर देंगे और टोटल करके आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 6.4
1, ये टोटल करके पूरे कॉलम का अमाउंट आ रहा होगा और यही हमें कैलकुलेट करना था मशीन आवर रेट। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन हो गई। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, पार्ट बी को, जहाँ पे सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमारे जो इफेक्टिव आवर्स होंगे ना उसकी कैलकुलेशन बदल जाएगी, और जब इफेक्टिव आवर्स की कैलकुलेशन बदलेगी तो यहाँ पे ये जो हमने स्टैंडिंग चार्ज को डिवाइड किया था पर आवर निकालने के लिए 1900 से, वो भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो वेरिएबल चार्जेस को हमने डिवाइड करके लिखा है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो अब इफेक्टिव आवर कैसे निकलेंगे, पहले हम लेंगे टोटल एनुअल आवर। एनुअल आवर्स कितने हमारे दे रखे हैं, दैट इज दिस 2200। अब इसमें से हमें बस ये जो मेंटेनेंस टाइम है ना, मेंटेनेंस आवर्स, बस उनको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम मेंटेनेंस आवर्स जो हैं इनको माइनस कर देंगे, और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो है इफेक्टिव आवर्स आ जाएंगे। इफेक्टिव आवर्स कितने आएंगे, तो इफेक्टिव आवर्स इस केस में हमारे आ जाएंगे 2000। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेटअप टाइम भी हमारा प्रोडक्टिव है तो उसको हम यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे हैं। अब देखो मैंने जो यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करे थे ना, तो इस कैलकुलेशन के अंदर मैंने पहले 3000 को डिवाइड किया था 1900 से, बट अब मैं क्या करूँगी, इस 3000 को डिवाइड करूँगी 2000 से। तो जब आप इसे 2000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन है वो आएगी 1.50। ठीक है, और यहाँ पे जितनी कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। पहले हमने क्या किया था, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करी थी, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करी थी तो हमने क्या किया था, 16 इंटू 0.20 इंटू टोटल वीक कितने थे, ये मशीन पर आवर था ना, है ना, एट अ कॉस्ट ऑफ इतना, एंड दिस इज यूनिट पर आवर। टोटल आवर पहले हमारे 1900 थे, बट अब हमारे टोटल आवर कितने हो जाएंगे, 2000। तो देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेशन क्या होगी, हम 16 यूनिट पर आवर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और रेट कितना था, 0.20। बट यहाँ पे ध्यान रखना, नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग अ मेंटेनेंस और सेटअप टाइम, मतलब मेंटेनेंस या सेटअप टाइम में करंट नहीं लिया है। तो मेंटेनेंस एंड सेटअप आवर्स को निकालने के बाद हमारे जो आवर्स बचते हैं दैट इज 1900। ठीक है, ये तो हमारा हो गया टोटल अमाउंट। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल प्रोडक्टिव या इफेक्टिव आवर्स से, जो हमने कैलकुलेट करे हैं 2000, ताकि हम क्या निकाल सके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर आवर। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.04। ठीक है, अब इसको हम अपनी टेबल में डाल देते हैं यहाँ पे 3.04। देन आती है केमिकल की बारी। केमिकल के कैलकुलेशन में क्या था, इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो केमिकल का क्या था कि 20 रुपीज़ है, 50 वीक है ना, यही टोटल था। पहले हमने इसको डिवाइड किया था 1900 से, इस बार हम अब इसका डिवीजन करेंगे 2000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.50। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने पर एनम का अमाउंट यहाँ पे लिख रखा है केमिकल के केस में, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन के केस में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही अमाउंट को डिवाइड कर देना है डिफरेंट आवर्स से। पहले हम उन्हें 1900 से डिवाइड कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, 2000 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास अगर यहाँ पे लिखे हुए चार्जेस होते ना तो आप इसकी कैलकुलेशन और ईजी हो जाती। तो डिपेंड्स ऑन कि क्या आपका क्वेश्चन मांग रहा है, आप अपनी कैलकुलेशन को हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो केमिकल के चार्जेस इस केस में हो जाएंगे 0.50। देन आता है मेंटेनेंस के चार्जेस। तो मेंटेनेंस के चार्जेस को हमने जो पहले डिवाइड किया था वो 1900 से किया था। अब जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं उनको हम 2000 से डिवाइड कर देंगे बस। तो इसको जब आप 2000 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.60। ठीक है, डेप्रिसिएशन के केस में भी क्या था कि पहले जब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था तो उसको हमने डिवाइड किया था 1900 से। कैसे कैलकुलेट हुआ था डेप्रिसिएशन, 10,000 में से हमने स्क्रैप वैल्यू माइनस करी थी 1000 की, डिवाइड कर दिया था टोटल लाइफ से और डिवाइड किया था जो आवर्स थे, इफेक्टिव आवर्स। पहले केस में 1900 था, यहाँ पे हमारा 2000 है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी डेप्रिसिएशन का 0.45। ठीक है, अब ये सारी कैलकुलेशन हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे कॉलम का टोटल कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, पर आवर वाले कॉलम का टोटल करना है। जब आप टोटल करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 6.09। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया है बट आपको यहाँ नहीं लिखना है,
टेबल के एंड में लिखना है, जगह नहीं बची है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ उसको रफ करके। सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 6.09 और यही हमें निकालना था। तो कुछ इस तरीके से मशीनार रेट का कैलकुलेशन होता है। मशीनार रेट के बाद जो अगला मेथड है दैट इज रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये सिंपलेस्ट मेथड है सारी कैलकुलेशन का। इसमें क्या करना होता है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी है उससे डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 10,000, यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी है 5,000, डिवाइड कर देंगे 2 पर यूनिट। अब मान लो किसी जॉब ने 100 यूनिट प्रोड्यूस करी है तो उसकी मल्टीप्लाई इस रेट से कर देंगे और हमारे पास ओवरहेड आ जाएगा। ठीक है, कितना ओवरहेड वो ऑब्जर्व करेगा। देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड ओवरहेड। देखो जो कैपेसिटी है ना फैक्ट्री की, उसका मतलब क्या होता है, उसकी क्या एबिलिटी है गुड्स को प्रोड्यूस करने की अपने रिसोर्सेज और फैसिलिटी को यूज़ करके। अब इसको ना यूनिट्स के टर्म में भी, मशीन आर्ट, डायरेक्ट लेबर आर्ट, किसी भी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैपेसिटी लेवल जो है ना उसे डिफरेंट तरीके से अकाउंटिंग में डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले लाइसेंस कैपेसिटी। लाइसेंस कैपेसिटी का मतलब क्या है, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसके लिए प्लांट ने लाइसेंस ले रखा है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से कि इतनी यूनिट जो है ये प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, इस चीज़ का उसके पास लाइसेंस है। दूसरा है इंस्टॉल और मैक्सिमम कैपेसिटी। ये ना थ्योरेटिकल मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। मतलब मान लो अगर ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना हो, ज़रा सा भी ऑपरेटिंग टाइम वेस्ट ना हो, तो उस केस में कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। बट ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि मान लो अगर कोई एक वर्कर फैक्ट्री के गेट से वो अपने ऑफिस तक जा रहा है या अपने डिपार्टमेंट तक जा रहा है, तो उसे जितना टाइम लग रहा है वो तो अनप्रोडक्टिव टाइम है और वो तो होना ही है वेस्ट। ऐसा तो नहीं है वो उड़ के आ जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी में से जब आप वर्कर के फैक्ट्री गेट से फैक्ट्री के अंदर आने तक का टाइम माइनस कर देते हो, दैट कैपेसिटी इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मतलब अनअवॉइडेड लॉस को जब आप माइनस कर देते हो। देन कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेंडेंसी, मतलब कि कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है कि वो कितना सेल कर पाएगी, उस बेसिस पे जब हम कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेंडेंसी। देन आता है एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब जो उस पीरियड के लिए एक्चुअली में यूटिलाइज करी गई है, दैट इज एक्चुअल कैपेसिटी। एंड नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म जो कैपेसिटीज़ हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर की डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ का जब आप एवरेज कर देते हो तो दैट इज नॉर्मल कैपेसिटी। अब ये किस तरीके से अफेक्ट करती है ओवरहेड रेट को। देखो दो तरह के ओवरहेड होते हैं, एक तो फिक्स्ड ओवरहेड होता है, एक वेरिएबल ओवरहेड होता है। फिक्स्ड ओवरहेड तो कांस्टेंट ही रहता है टोटल में कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन अगर यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं तो पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड कम आता है ना, यही होता है ना। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड जो है वो सेम वे में अफेक्ट नहीं होता जैसे फिक्स्ड ओवरहेड अफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड तो कांस्टेंट ही रहता है पर यूनिट में, बट टोटल में डिफर कर जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझो, अगर कंपनी का फिक्स्ड ओवरहेड 20,000 है, अब वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है ओवरहेड की, और प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितनी है 10,000 आवर्स। ठीक है, तो आप 20,000 को जब 10,000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो ओवरहेड रेट आएगा वो 2 आएगा, है ना। वहीं पे अगर एक्चुअल कैपेसिटी जो है, एक्चुअल कैपेसिटी सिर्फ 5,000 आर की हुई तो उस केस में क्या होगा कि एक्चुअल रेट जो है वो 4 रुपये आएगा। तो इस तरीके से कितनी कैपेसिटी है या मतलब आप कितनी कैपेसिटी को यूज़ करके ओवरहेड कैलकुलेट कर रहे हो ये अफेक्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं आइडियल कैपेसिटी पे। देखो आइडियल कैपेसिटी क्या होती है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मतलब प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितनी है और आपने कितना यूटिलाइजेशन किया है उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज आइडियल कैपेसिटी। अब देखो क्या होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, जैसे रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, वो तो होंगी, इनकर्ड होती हैं, भले ही प्लांट जो है आइडल हो या फिर काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आइडल कैपेसिटी इस अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है और ये जो कॉस्ट होती है ना वो अनकवर्ड रह जाती है। ठीक है, अब इस आइडल कैपेसिटी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, अगर आइडल कैपेसिटी एबनॉर्मल है, मतलब डिफेक्टिव प्लानिंग या सडन ब्रेकडाउन की वजह से है, तो इसको कोस्टिंग पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दिया जाता है। बट अगर ये नॉर्मल है तो फिर ये डायरेक्टली चार्ज कर दी जाती है जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अंडर एंड ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाता है या तो एक्चुअल रेट का यूज करके या फिर प्री डिटरमाइंड रेट का यूज करके। अगर एक्चुअल रेट का यूज करा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरहेड जो है वो एक्चुअली मैच करेगा जितना ओवरहेड इनकर्ड हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एक्चुअल ओवरहेड रेट है या एक्चुअल रेट है वो कब पता चलेगा, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और इसीलिए ज़्यादातर बिजनेस प्री डिटरमाइंड रेट का यूज़ करते हैं।
ठीक है। और इसी वजह से जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड होता है ना इनटू द प्रोडक्ट, वो रेयरली मैच करता है टू द एक्चुअल ओवरहेड जो इनकर्ड हुआ है एट द एंड ऑफ पीरियड। और इसी की वजह से दो सिचुएशन अराइज होती हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हुआ है वो कम होता है और एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड ज़्यादा इनकर्ड हो गया होता है। मान लो जो हमने टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब किया था यूनिट्स में, दैट इज 10,000, दैट इज 10K, बट एक्चुअल ओवरहेड जो इनकर्ड हुआ दैट इज 20K। तो मतलब 10K का डिफरेंस आ गया और इसकी वजह से क्या होता है, अंडर दिस रिजल्ट इन अंडरस्टेटिंग अ कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है क्योंकि जो बिजनेस है वो फुल कॉस्ट रिकवरी नहीं कर पाता एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंस की। दूसरी सिचुएशन होती है ओवर एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है कि हम ना ज़्यादा ही ओवरहेड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवरहेड को चार्ज कर देते हैं प्रोडक्ट पे। मान लो कि एक्चुअल मशीन आर जो काम करे गए थे वो 1900 किए गए थे, प्री डिटरमाइंड रेट हमने निकाला 5, तो इसका मतलब क्या है कि कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा। अभी आपने सीख लिया ये मेथड तो आपको आना चाहिए। कितना होगा, 1900 आवर्स थे, 5 रुपये का रेट है, मतलब 9500 ओवरहेड एब्जॉर्ब करा जाएगा। बट मान लो एक्चुअल में जो ओवरहेड है वो 9000 का हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि 500 का ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया। वहीं अगर ये जो ओवरहेड है एक्चुअल ओवरहेड वो 10,000 का हो जाता, तो इस केस में क्या है कि 500 का अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाता। ये दो सिचुएशन होती हैं जो अराइज होती हैं। अब इनको सेटलमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री रेट का हम यूज़ करते हैं और जनरली एग्जाम में यही पूछा जाता है। सप्लीमेंट्री रेट में क्या होता है कि हम ना एक सप्लीमेंट रेट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद उस रेट के हिसाब से ये जो कॉस्ट होती है उसको चार्ज कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो प्लस करते हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन है तो माइनस करते हैं। इसका हम क्वेश्चन करेंगे बाद में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दूसरा मेथड है राइट ऑफ टू द कॉस्टिंग पेनल अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है उस अमाउंट को हम डायरेक्टली एबनॉर्मल फैक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो थर्ड मेथड होता है कैरी ओवर द नेक्स्ट ईयर। मतलब हम उस ओवरहेड को ओवरहेड रिजर्व अकाउंट में या सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कैरी कर लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड को ना जनरली यूज़ नहीं करा जाता बिकॉज इससे बिजनेस साइकिल डिस्टर्ब होती है या हमारी जो कॉस्ट है वो परफेक्टली उसी ईयर में चार्ज नहीं करी जाती। अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। So the question is, company absorb overhead on a predetermined rate. For the year ending 31st March 2024, factory overhead जो absorb किया गया है that is 366,250. ठीक है, actual amount of overhead जो incurred हुआ है that is 426,890. अब फिगर्स ये दे रखी हैं कि फिनिश्ड स्टॉक की वैल्यू ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है, वर्क इन प्रोग्रेस ये है। अब इसको देखते हुए आपको साफ समझ आ रहा होगा कि ये जो केस है वो अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड का है ना, मतलब ओवरहेड हमारा पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है। तो अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि कितना ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्चुअल ओवरहेड जो है ना, एक्चुअल ओवरहेड में से हमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को माइनस करना होगा, एब्जॉर्ब ओवरहेड। ठीक है, तो एक्चुअल ओवरहेड हमारा कितना है, दैट इज एक्चुअल ओवरहेड इज दिस एंड एब्जॉर्ब्ड इज दिस। तो इसको माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। सो 426,890 माइनस 266,250। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 6060 एंड 640। ये कैलकुलेट होने के बाद अब हमें सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करना है। अब सप्लीमेंट्री रेट कैसे होता है, अब इसका फॉर्मूला होता है अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट अपॉन टोटल कॉस्ट। ठीक है, अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट हमारा कितना था जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, 60,640। अब ये टोटल कॉस्ट कौन सी है, देखो एक बार क्वेश्चन देखो, ये जो फिनिश्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वर्क इन प्रोग्रेस है ना, इसकी जो पूरा अमाउंट है दैट इज टोटल कॉस्ट। मतलब इन सारी कॉस्ट को आप ऐड कर लो और यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट इस यहाँ पे लिख। सो द टोटल कॉस्ट इज 12,12,800। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रेट आएगा 5%। अब देखो ये 5% रेट का हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, फिनिश्ड गुड्स लिखना है, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 2307
32। इसका 5% हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 11,536.60। ठीक है, इस वैल्यू को हमें ऐड कर देना है फिनिश्ड कॉस्ट गुड की कॉस्ट में। कितनी कॉस्ट रखी थी, दैट इज 2,30,732। इसमें हमें 11,536.60 ऐड कर देना है। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका अमाउंट कितना दे रखा था, दैट इज 1,41,480। इसका 5% हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करके आएगा 7,074। ये अमाउंट हमें इस वाली कॉस्ट में ऐड कर देना है। एंड द लास्ट वन दैट इज ये जो थी अभी वर्क इन प्रोग्रेस का था, अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बता रही हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, वर्क इन प्रोग्रेस। देखो वर्क इन प्रोग्रेस का हमारे पास अमाउंट दे रखा है 1,41,480। इसका 5% हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके आएगा 7,074। ये अमाउंट हमें इस वाले अमाउंट में ऐड कर देना है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस की जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका अमाउंट कितना था, 8,40,588। इसका हमें 5% कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 42,029.40। ठीक है, ये वाला अमाउंट भी हमें इसमें ऐड कर देना है, मतलब क्योंकि अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो हम ये सारे अमाउंट को बढ़ा देंगे, फिनिश्ड गुड्स के भी, वर्क इन प्रोग्रेस के भी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के भी। ठीक है, अगर आप इन सारे अमाउंट को ऐड करोगे तो आपके पास वही अमाउंट आएगा जो हमारा अंडर एब्जॉर्ब्ड का अमाउंट निकला था। ठीक है, इस तरीके से ये रेट काम करता है।